तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं। हाँ, आप लोग तो बढ़िया रहता ही है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भयंकर चैप्टर, मतलब डी और एफ ब्लॉक के तत्व। बात की जाए डी और एफ ब्लॉक के तत्व, तो पेपर में से सवाल पूछता है। ठीक है, देखिए इतने कम समय में पेपर नज़दीक है, मैं एक गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा दूँ एकदम पूरा आपका 6 मार्क्स आ ही जाए। ठीक है, अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं, कुछ हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ये चीज़ें पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, उसी पे चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत बता देंगे, बताएं तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। बुक से, नोट से, टेनियर से, जिससे भी हो लांग से पढ़ना रहेगा। ऐसी बात नहीं मैं नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरा पढ़ाई भी कर सकते हैं तभी आप थोड़ा सा बना के लिख देंगे तो 6 नंबर में 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। आप पहले से पढ़े हुए हैं, मैंने पढ़ाया भी है पहले से, तो आपका 6 मार्क में कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 6 मार्क में 6 मार्क्स आपका आ जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए बिना समय उड़ाए गवाएं अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक तत्व। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या है। डी एंड एफ ब्लॉक में हमको सामान्य परिचय पढ़ना रहता है कि मतलब कि डी और एफ होते क्या हैं, ये कहाँ है डी और एफ। मैं दिखा देता हूँ एक बार। पहले दिखाने से पहले आपको मैं जो पढ़ना है उसको बारे में बता ही देता हूँ कि इसका सामान्य परिचय पढ़ना कि वो कहाँ से आया, कहाँ पे है, कहाँ से नहीं है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी उपलब्धता कहाँ है, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी किसको बोलते हैं, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, धात्विक लक्षण क्या होता है, आयनन एंथैल्पी क्या है। इससे इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता रहा हूँ, जो आयनन एंथैल्पी है और ऑक्सीकरण अवस्था है, और ये आयनिक त्रिज्या हो गया, रंग हो गया, उत्प्रेरकी गुण हो गया, चुंबकीय गुण हो गया, यंत्राकाशीय हो गए, ये इम्पोर्टेंट है। उतने इम्पोर्टेंट ये नहीं है जितने इम्पोर्टेंट ये सब। जिस समय मैं गोला मार दे रहा हूँ, सीधे मार दे रहा हूँ गोला। ये देखिए, यहाँ से ले करके पूरा, यहाँ से ले करके ये पूरा, और यहाँ से ये पूरा, और यहाँ तक सब इम्पोर्टेंट है। आप पढ़े तो न पढ़े तो ये बात नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। बहुत रेयर केस में पूछेगा, नहीं तो पूछता ही इस बात ही। लेंथेनाइड में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कहाँ गया ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान, जो मैं रेड गया हूँ उसको आप तो डेफिनेट पढ़ें। अगर पास होना है, किसी तरीके से पास होना चाहते हैं तो ये तो पढ़ ली तो आपका काम हो जाएगा। अच्छे से नंबर से पास होना चाहते हैं तो भाई पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए एक एक करके थोड़ा बहुत हम भी आपका योगदान कर दें कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें जो चीज़ रटने वाली है उसको मैं रटाने की कोशिश मैं नहीं करता हूँ, वो आप लोग पढ़ लेंगे। लेकिन जो चीज़ें जो हैं कि इसमें जो चीज़ बताने वाली है उसको तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए डी एंड एफ ब्लॉक है कहाँ। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरे हैं डी ब्लॉक, जो एस और पी के मध्य में रखे गए हैं उसी को बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखिए इसमें श्रेणियाँ बने। ये जो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिकेटर में फीको नीको जान, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे अगर पंडित अगर कह दें, ये सारी बातें जो हैं ये पहले वाले को बोलते हैं 3D सीढ़ी। कौन सी 3D, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 3D बनता है, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। ध्यान रहे कि 3D4 और 3D9 होता ही नहीं है ना, 3D4 3D9 नहीं होता। मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, इसलिए इसको 3D सीढ़ी बोलते हैं। इस हिसाब से इसको हम लोग 4D सीढ़ी बोल देते हैं। कौन सी सीढ़ी बोल देते हैं, 4D सीढ़ी बोल देते हैं। यानी कि ये मेरा 3D है, ये मेरा 4D है,
ये मेरा 5D और ये 6D। ठीक है, बताना आपको ये है कि डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व भी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही डी ब्लॉक में है जो संक्रमण तत्व हैं ही नहीं है, वो संक्रमण तत्व नहीं है। असल में संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बात भी करते हैं आगे। तो मैं बता रहा था कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और यह ब्लॉक में देखेंगे तो यह में एक लेंथेनाइड होता है, एक ठो एक्टेनाइड होता है। ठीक है, तो जिसमें अयुग्म, जैसे कहूँ कि इसमें संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं, तो संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस अभी देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन बेस करेंगे तो आ जाएगा 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6, 3D8, 3D10, इसमें आ जाता है 3D10, इसमें 4D10, इसमें 5D10। तो ये संक्रमण तत्व तो नहीं है। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन डी ब्लॉक के ऐसे तत्व जो संक्रमण तत्व नहीं था, आप बता देंगे ये तीनों, जिंक, HCD और Hg, ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जो डी उपकोष है वो क्या फुल फिल्ड है, और डी उपकोष फुल फिल्ड रहेगा तो वो क्या होंगे, संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। देखिए इसमें कुल खेला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रंग रूप जो कुछ भी है सब अनपेयर्ड जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में ही गणना करता है, उसी के आधार पर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। चलिए तो बताते हैं आगे। ये हो गया, ये डी ब्लॉक देख ले, और ये ब्लॉक। तो डी ब्लॉक तो किसको कहते हैं, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अंतिम उपकोष किस उपकोष में जाएगा, डी उपकोष में जाएगा, उसको बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व। इसका अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आ जाएगा NH2 3D NH2 n-1 D1 to 10, या NS1 0 2 n-1 into D1 to 10, या तो ये वाला या तो ये वाला, दो टाइप के, जिसमें ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये थोड़ा कम पॉपुलर। ये किसी किसी केस में आ जाता है, इसलिए इसको लिख दिया गया है ना। अब अगर सचिन, अब क्या हम लिखें, यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा ही टाइम लगा। आप अक्सीकरण संख्या अक्सीकरण संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा देख के जाएगा, और देख के किसका CR का और CU का देख के जाएगा। ये कर पूछेगा तो इसी से ही पूछेगा, सवाल बनेगा तो इसी से सवाल बनेगा। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कभी पूछ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। तो ये मैंने बोला था कि संक्रमण तत्व होते हैं डी कक्ष अपूर्ण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। नहीं, संक्रमण तत्व जिसमें डी कक्ष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। तो ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये जो है ये संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ से बात करते हैं आगे की, कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और दूसरी बात उनके सामान्य गुण क्या होते हैं। तो कुछ सामान्य गुण ये हैं, सामान्य गुण ये हैं कि सामान्य गुण का मतलब ये होता है कि आप उसमें उत्प्रेरकी गुण पाए। तो उत्प्रेरकी मतलब क्या होता है, किसी की अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना या घटा देना, क्या होता है, उत्प्रेरकी गुण होता है। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि जो उत्प्रेरकी गुण होता है ये डी ब्लॉक के तत्वों में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें, डी ब्लॉक के तत्वों में। अगर जटिल लौड़ की बात करें तो ये बड़े बड़े जटिल लौड़ बनाते हैं, उसका वजह क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे। ये मिश्र धातुएं बनाते हैं, इसकी वजह क्या है ये भी पढ़ेंगे। मिश्र धातुएं बनाते हैं, ये रंगीन यौगिक भी होते हैं, रंगहीन भी होते हैं। पारा को छोड़ दिया जाए तो सभी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। ये डी ब्लॉक में सभी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। देखिए सबके सब इसको छोड़ देंगे तो सबके सब क्या हैं, ठोस हैं। ठीक है सर, ये हो गया सामान्य परिचय, और ये उनके सामान्य गुण होगा कि अभी गुण तो बहुत हैं सारे। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आप देख सकते हैं, है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलो यार, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है फर्स्ट ग्रुप का। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से इसकी, यहाँ से इसको मैं पहले रफ कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा रफ। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये है मेरा ये, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है, ये 3D श्रेणी का है, और ज़्यादातर के देखा जाता है 3D श्रेणी ये देखी जाती है। 3D श्रेणी में क्या है, सचिन तेंदुलकर, ये क्यों नहीं दिख रहा है, अच्छा हाँ ठीक है,
सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिकेटर मैन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप देख सकते हैं। हमको लास्ट में देखना है, लास्ट में ये देखना है, लास्ट में से देखना ये है कि, है ना, लास्ट में देखना ये है, ये क्यों ऊपर नहीं भाई आ रहा है, एक मिनट थोड़ा जस्ट मिनट, है ना, चलिए देखते हैं इसको अब, है ना, ये देखिए। तो आपको देखना है कि लास्ट में देखिए इसमें क्या है, 3D1, 3D2, 3D3, 3D3, 3D4, 3D5, आपको देखिए 3D5 दिख रहा है, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10, 3D10। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको समझना भी जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत बड़ा रोल है इसमें, है ना। ये लास्ट वाले आपको देख, ये 4S1, 4S2 देख रहे हैं आप, इसको देखना जरूरी है आप लोग को, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा बात। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बात करूं, किसी भी एटम से, किसी भी कोई उदासीन परमाणु है, अगर आप उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ ऊर्जा लगेगी, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा, उसको हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। लाइक दिस, ये दिस इज, मैं बात करूँ अगर ये कि ये मेरा है न्यूक्लियस, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तरह है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन तो हर जगह पाए ही जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ओर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी ओर खींचा जा रहा है, इसकी ओर खींचा जा रहा है, इसकी ओर खींचा जा रहा है, ये इसकी ओर। सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन को अपने ओर क्या किया रहता है, आकर्षित किया रहता है। तो क्या आप चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को निकाल निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा नहीं, आखिर मुझे निकालना है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आप जितनी ऊर्जा देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो ऊर्जा देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, आयनन ऊर्जा, या उसको आयनन एंथैल्पी। जब ऊपर से हम लोग नीचे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट या अप डाउन, ऊपर से नीचे, आप देखते हो उसमें साइज बढ़ते जाता है, पहले साइज छोटा रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, फिर और बड़ा रहेगा, फिर और बड़ा रहेगा, फिर और बड़ा। जब साइज बड़ा रहेगा, बड़ा होते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या निकालना आसान हो जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है, और एक तो ये है, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए साइज, अब देख रहे हैं यहाँ पे साइज देख रहे हैं ये कि इसके इतना ही निकालना है, इससे दूरी थोड़ी सी बढ़ गई है ना यार, है ना। इसमें साइज कुछ और, इसमें साइज कुछ, इसमें और दूरी, और दूरी, और दूरी, है ना। दूरियाँ क्या हो रही हैं, बढ़े। जब दूरी जैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन को लेकर भागना आसान रहेगा। भाई समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भागने लेके आसान। जैसे ये है, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हर जगह है इलेक्ट्रॉन है। जो लास्ट वाला है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के भागना क्या है, तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं ना, ऊपर से जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा दूरी क्या हुई, बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उससे बोलते हैं क्या है, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। और कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा एक बार देख के जाना पड़ेगा। इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ दूँ, आंतरिक डी कक्षकों को भरने के साथ खंड नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाएं दाएं जाने पर समगुण तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं, बाएं ऊपर से नीचे चलते हैं, जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आपको साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता थोड़ी है, साइज घटता नहीं, लेकिन जिसमें न्यूक्लियर जब नाभिकीय आवेश होता है, नाभिकीय आवेश होता है, जो नाभिकीय आवेश होता है, जैसे जैसे इधर जाते हैं प्रभाव क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इधर जाने पर आयनन द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। देखिए, है ना, में वृद्धि होती है। तो आपको बस याद रखना है कि आयनन एंथैल्पी होती क्या है, और बाएं जाने पर क्या होती है, ऊपर से जाने पर क्या होती है। ज़्यादा इसमें बड़ा सवाल पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए सर, चलिए सर, हाँ आयनन एंथैल्पी हो गया। चलते हैं आगे। ऑक्सीकरण अवस्था आपको थोड़ा सा एक बार मेजर कर लेना चाहिए, एक बार लर्न कर लेना चाहिए कि पहले वाले की जो होती है दो क्या होती है, दो, सॉरी ये होता है, ये मेरा हो गया, ये इसकी तीन, इसकी 2 3 4, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 6 छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये और ये। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। कभी कोई पूछता है कि सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये एमियन की होती है। किसकी होती है, एमियन की। निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था कापर की, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो ऑक्सीकरण अवस्था +8 तक भी आती है ना, +8 तक भी आती है। +8 तक भी आती है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ा सा देख लीजिएगा।
चुंबकीय गुण क्या होता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं किसी एलिमेंट का, जैसे मान ली मैं कर दिया इसका कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s1 हो जाएगा, ये 4s1 कॉपर क्या होता है 4s, यानी कि 310 4s1, ठीक है। बस जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप पाएंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो इसमें चुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है, अगर आपसे पूछा कोई चुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है, कहीं इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो चुंबक के पीछे पीछे क्या करता है, भागता है। अभी इसमें बहुत ब्रॉड में लिखा है कि पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र में अनुप्रयुक्त होने वाले, ये सब जो लिखा है वो सब, ठीक है। सीधे से बात समझिए कि अनुचुंबकीय कौन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन विन्यास आप करें, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन विन्यास आप कर रहे थे, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए कितने, 3। जैसे एफ आप करते हैं, एफ का तो आता है 4s2 3d6, क्या आता है 4s2 3d6 4s2 3d6। अब पूछिए इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो डी वाला कक्षक यहाँ बना देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और हो गया 6। आप देखिए ये 4 गो कक्षा क्या हो गए, खाली हो गए, यानी कि 4 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 4 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। पूछते हैं कि इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, तो निकाल देंगे अंडर रूट n इंटू n+2 से। n का मान क्या होगा, n का मान कितना है 4, यहाँ रखेंगे 4 और 4+2 यानी 4 2 4 2 6 6 चौके 24, कौड़ी में क्या जाएगा 24 bm, क्या 24 bm बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है कि ये एक सूत्र होता है। क्या होता है, एक सूत्र होता है चुंबकीय गुण का, μ = √n × n+2। ठीक है सर, ठीक सर, चुंबकीय गुण हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, तो इसका भी एक ही राज है कि ये भी क्या है, रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया। तो कौन रंगीन बनेगा, कौन रंगहीन बनेगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो रंगीन बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आगे जो चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको बैरी सेंटर पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन कूद करके ऊपर वाले जाते हैं, एनर्जी लेकर ऊपर चले जाते हैं, जब यहाँ से निकलते हैं ना कुछ रंग छोड़ते हैं, इसी कारण ये रंगीन होते हैं। क्या कारण होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो रंगीन कारण का समझ में आ गया होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही रंगीन भी होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण भी ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय भी होते हैं। इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, एक प्रतिचुंबकीय, एक अनुचुंबकीय। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो अनुचुंबकीय, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वो प्रतिचुंबकीय। आर यू गेट माय पॉइंट, यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है, ठीक ठीक। संकुल यौगिक क्या होते हैं, संकुल यौगिक जैसे समझिए, देखिए ऐसा होता है कि ये संकुल का मतलब होता है जटिल। क्या होता है, जटिल। ऐसा होता है ना कि ये जो परमाणु होते हैं ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या होते हैं, बधे होते हैं। किस कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा है कि संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं को बंद करके संकुलन स्पीच बनाते हैं। जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक मिल करके आपस में जो बंध बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। वो जो बंध बनता है उसको बोलते हैं उपसंयोजन बंध, और उससे जो पदार्थ प्राप्त होता है, जो पदार्थ प्राप्त है उसको बोलते हैं संकुल पदार्थ। क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के नहीं बनाते हैं। कौन, ये डी। कौन, डी। क्यों बनाते हैं, इनकी साइज देखेंगे तो लगभग सिमिलर मिलेगी आपको, लगभग क्या मिलेगी, सिमिलर मिलेगी। कुछ इसके उदाहरण K4 या फिशियन 6 होता है, या फिशियन का होल 6 का होल 3 नेगेटिव चार्ज होता है, या फिशियन का होल, इसको ऐसे लिख सकते हैं K4 या फिशियन का होल 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे उसको हटाकर K2 लिख सकते हैं, है ना। PtCl4 हो गया, ये सब क्या कहा। देखिए इसका नीचे लिखा है, इसका कारण क्या है कि आकार का छोटा होना,
क्या होता है, छोटा होना। और इस पर आयन जो उच्च आयु में देखते हैं +7 तक से अक्ष कड़वा साफ प्रदर्शित करता है, +7 तक उच्च आयनिक आवेश के कारण और अबंध बनने के लिए डी कक्षकों की उपलब्ध होता है। और दूसरी बात ये होती है इनमें जो कक्षक होते हैं डी वाले बड़े हमेशा क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। तो 3 बातें आ गई, डी ब्लॉक खाली रहता है और इनका जो आकार क्या होते हैं, वो आकार क्या होते हैं, ये छोटा होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें। तो संकुल पूछा जाता है कि संकुल क्यों बनाते हैं, तो आप सीधे बोल देंगे कि आकार क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, उच्च आयनिक अबंध होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उप सहसंयोजी बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरकीय गुण क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी भी अभिक्रिया को वेग को बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है, उत्प्रेरकीय गुण होता है। जिससे कहने मतलब ये कि अगर कोई काम हो रहा है, कोई उत्प्रेरक आ जाए तो काम को या तो कम करवा देगा या तो ज़्यादा करवा देगा, उसको बोलते हैं उत्प्रेरकीय गुण। जैसे कि जिसको हम बोल सकते हैं आग लगावन क्या, आग लगावन, समझिए आग लगावन क्या होते हैं। हर लोग के गांव में 1 न 2 लोग आग लगावन होते हैं। वो क्या करते हैं ना, एक लोगों की बात दूसरे जाके कह देते हैं कि हो फलना तोरे के हो ऐसे करता, और वो आग लग गई, वो आग मारेगा लाठी, 2-3 लाठी आपको समझ आ जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग को क्या किया, मैं थोड़ी सी दुश्मनी थी, वो जाकर उसमें काम कर दिया, अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अभी फट दोनों ओर से क्या चलेंगी, लाठियाँ चलेंगी, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लाठी लेना ज़्यादा चलने लगा। लेकिन वही चाहे तो वो शांत बुझा कर, अरे भैया वो बहुत अच्छे आदमी है, ये ऐसे ऐसे 3 बार करके चाहेगा तो उनसे क्या कर लेगा, आराम से चाहेगा तो उनसे बुला के अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, कम करवा लेगा। तो उत्प्रेरकीय गुण का मतलब क्या होता है, इनके उत्प्रेरकीय गुण इनमें विशिष्ट जो है कि विशेषताएं होती हैं कि इनमें उस उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। और उत्प्रेरकीय गुण पाने का वजह क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हर जगह देख रहे हैं आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का बड़ा ही रोल है। तो ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि आप समझ में होंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये परिवर्तित संयोजकता भी व्यक्त करते हैं। क्यों, क्योंकि इस पास क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। कब वो 1 की दिखेगा, कब 2 की दिखेगा, कब 3 की दिखेगा, कब वो 4 की दिखेगा। इसलिए ये क्या होते हैं, परिवर्तित संयोजकता व्यक्त करते हैं। इनकी संयोजकता कभी फिक्स नहीं होती है, लेकिन एस ब्लॉक वाले तत्वों की क्या होती है, फिक्स होती है। पी ब्लॉक वाले तत्वों की भी लगभग फिक्स होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों के कभी फिक्स है नहीं की। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्या होता है, अंतराकाशी यौगिक मतलब ना कि ये जो जालक होते हैं डी ब्लॉक के, देखिए ऐसे जालक रहते हैं, ये सब क्या है, ऐसे जालक हैं। के बीच में देखिए जगह छूट गई, नहीं छूट गई, ये भी जगह छूट गई, ये भी जगह छूट गई, इसको बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। इस अंतराकाशी यौगिक में क्या होता है ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे छोटे छोटे परमाणु इसमें जाकर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, इसमें जाकर सब क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो उससे बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। यानी इसके अंदर, इनके अंदर साइज के, ये बहुत साइज में छोटे होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, मीडियम होते हैं। तो इनके बीच में जो जब इसको रखा जाता है, इनको ऐसे 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 ऐसे, इनके बीच में कुछ खाली स्पेस हो जाता है, इसमें बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। और उसी में जा करके छोटे छोटे परमाणु, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, लिथियम होगा, जाकर बैठ के इनकी यौगिक को क्या बनाते हैं, मजबूत बना देते हैं। ठीक है, तो अंतराकाशी यौगिक बनते हैं क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, मिश्र धातुओं का बनना, देखिए कोई भी एक दूसरे में तब मिलेगा जब उसकी साइज क्या होगी, लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी, लगभग सेम रहेगी। तो मैंने एक चीज बताना भूल गया, हरे राम राम राम। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि इसकी जो साइज है, साइज धीरे धीरे क्या होती जाएगी, छोटी होती जा रही है। लेफ्ट टू राइट यहाँ पर साइज क्या होती है, छोटी होती रहती है। इधर जाने पर यहाँ पे क्या होती है, घटती है। लेकिन यहाँ पे साइज क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर रहेगी। इधर यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। इसका कोई निश्चित क्रम ही नहीं है। डी ब्लॉक के तत्वों की साइजवा का कोई निश्चित क्रम नहीं है, घटेगी, रुक जाएगी, फिर बढ़ने लगेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे अब। ठीक है, अंतराकाशी यौगिक हो गया, धातुओं का मिश्र धातु हो गया, है ना, ये देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब आपको करना क्या, इसमें मैं बता रहा हूँ कि जो अंतराकाशी हो गए, देखिए मिश्र धातु भी हो गए। देखिए पोटेशियम क्रोमेट, ये देखिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल पूछता नहीं है। तो आपको ये वाली लाइन
और ये वाली लाइन और ये वाली, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा कर दें। तीनों लाइन को ध्यान को लर्न करके जाना है। क्या होता है इसका जो एटॉमिक भार होता है कितना होता है 294। ये किसके रंग होता है, नारंगी क्रिस्टली ठोस होता है। ये कैसा होता है, नारंगी क्रिस्टली ठोस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा आप पढ़ सकते हैं। अब हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब हम लोग Fe2CrO4 Fe2CrO4 को किसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन को जब क्रिया करवाते हैं तो ये बनता है ये और ये क्रोमेट बनता है। क्या बनता है, क्रोमेट बनता है। ठीक है, अच्छा अब उस क्रोमेट को हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेट को पीले बिले में छान कर सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा बना लिया जाता है जिसमें नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट, और ये स्टोन के लिए कर लिया जाता है। ये सब रिएक्शन है और ये सब रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा रटने वाली बात नहीं। अगर एक बार नज़र से एक दो बार कॉपी पे लिख लीजिएगा, आती तो लिखिएगा, नहीं आती तो कोई बात नहीं, वैसे बहुत कम चांस इसका पूछने का। ठीक है, तो भाई आ भी सकते हैं। इसी तरह पोटेशियम परमेट है, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, आपको बनाने की विधि आनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक तत्व में। किसमें, एफ ब्लॉक के तत्व में। यह ब्लॉक के तत्व होते कहाँ हैं, कहाँ होते हैं यह ब्लॉक तत्व। यह ब्लॉक के तत्व अधिकतर देखेंगे आप लोग तो जो डी ब्लॉक की श्रेणी है, कौन सी, डी ब्लॉक की जो श्रेणी है, उस डी ब्लॉक की श्रेणी के नीचे यह ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। यह ब्लॉक तत्व दो क्षैतिज लाइनों में बिखरे होते हैं, एक बोलते हैं लेंथेनाइड और एक तो बोलते हैं एक्टिनाइड, सब में। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है, ये होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है NS2 1-2 N-2 1 2 2 4। ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेंथेनाइड है, ये ऑक्सीकरण संख्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा देख लेके आप लोग जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बेस दिखाएं तो आया नहीं हूँ, है ना। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा है। ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ा सा देख के चलिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी, इसकी +3 ऑक्सीकरण होती है ना, किसकी होती है, ऑक्सीकरण +3 होती है। नॉर्मल देखा जाएगा तो इससे ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3। बट याद करिए नहीं करिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं इसमें, है ना, क्या है, बहुत बड़ी चीज़। देख लेते हैं। लेंथेनाइड Ln में प्रमुख यौगिक है, फिर प्राय 2 और 4 आयन विलयन में अथवा ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं। यह अनियमित जैसी ये रखते नहीं, सब क्या लिखा है आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इससे समानता ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +3 मानी जाती है। देखिए, है ना, जो सामान्य +3 ऑक्सीकरण में परिवर्तित हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समान एनर्जी विलक्षण आप देख सकते हैं, सभी लेंथेनाइड चांदी की तरह सफ़ेद नरम धातुएं होती हैं। ये पूछे उछा नहीं जाता है ना, वायु में तुरंत बदरंग हो जाती हैं, परमाणु कण वृद्धि होने के साथ कठोरता में वृद्धि होती है, ऐसे है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो आराम से आप पढ़ लेंगे सामान्य विलक्षण। देखिए मैं कहूँ तो डी ब्लॉक और ये ब्लॉक बहुत समझने वाला चैप्टर नहीं है। इसको अगर आप क्या बोलते हैं, अगर प्राइवेट ब्लॉक अच्छे तरीके से पढ़े हैं, है ना, तो आपको डी ब्लॉक और ये ब्लॉक में कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना है और लिख डालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पढ़ना तो है लेंथेनाइड संकुचन। क्या पढ़ना है, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, अगर बात करें हम, एक कुछ परिरक्षण प्रभाव, उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, देखिए जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए कि दिस इज न्यूक्लियस, ये मेरा है न्यूक्लियस। क्या ये मेरा है न्यूक्लियस, ये मेरा है न्यूक्लियस। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। इसके चारों तरफ हम कक्षा बना देते हैं। क्या बनाते हैं, कक्षा, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये तीसरी कक्षा, और ये चौथी कक्षा, और ये पांचवी। आपको क्या लगता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, हर जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हर जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, सब जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर है तो है, क्या दिक्कत है। अब सोचे वाले बेसिस में ये है कि न्यूक्लियस जो है क्या चाहता है, न्यूक्लियस तो भाई यही चाहेगा तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, खींच लें। तो क्या कर रहा है, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इसको खींच रहा है अपनी ओर, इसको खींच रहा है अपनी ओर, इसको खींच रहा है अपनी ओर, इसको खींच रहा है अपनी ओर। तो जब यश का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है,
पी का जो होता है वो डम्बलाकार होता है, डी का होता है वो द्विडम्बलाकार होता है, और एफ का कोई है ही नहीं, तो वो खड़बड़ सड़बड़ उल्टा सीधा बकरम बकरम भागते रहा होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। ये कौन, नाभिक। अब जो ये यस वाला आता है, पहले तो इसका क्या करता है, इसका विरोध करता है कि तुमको नहीं जाना है। तो यानी कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये खींचना चाहता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये खींचना चाहता है। तो बीच में यस पी डी तीन जो है यस उपकोष है, पी उपकोष है और डी, इन सब कक्षक से इन उपकोष के इलेक्ट्रॉन अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बीच में कम लगता है, रिपल्सन में लगता है। क्यों लगता है, रिपल्सन में लगता है। जैसे कहने मतलब कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ये इसको खींच रहा है, लेकिन इनके बीच में क्या लगा, प्रतिकर्षण। क्या लगता है, प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण होता है इलेक्ट्रॉन इसको खींच नहीं पाता, इसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षणी प्रभाव। तो लेंथेनाइज संकुचन क्या होता है, लेंथेनाइज संकुचन में होता है कि अब जो लास्ट वाला मान लीजिए 4f में इलेक्ट्रॉन भरता है, इसमें किसमें भरता है, 4f में। तो 4f में जब भरता है तो ये क्या होता है, इस बीच में यफ होता है, यफ उपकोष होता है। हालांकि पहले यस होती हैं, फिर पी होती हैं, फिर डी होती है। तो यस वाले तो खूब चाप के परिरक्षी प्रभाव लगाएगा, पी वाला थोड़ा सा कम लगाएगा और डी वाला थोड़ा और कम लगाएगा। एफ वाला निकाल एकदम, एफ वाला जो होता है तो सही जगह उकड़ बकड़ उल्टा बकड़ तरह होती है। तो वो क्या करता है, जो 4f में इलेक्ट्रॉन है इसको ये रोक नहीं पाता, तो क्या करता, धीरे से वो खींच लेता है। ये धीरे से खींचता है तो थोड़ा सा क्या होता है, आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाती है। ये साइज क्या हो गई, ये हो गई साइज, ये छोटी हो गई। साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कब, इससे बड़ी हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कब, जब एफ उपकोष अंदर रहेगा, यानी एफ कक्षा से इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि मुझे पता है कि एफ का साइज वो क्या हो, गड़बड़ होती है, तो वो क्या करता है, रोक नहीं पाता है और इलेक्ट्रॉन को एक हाथ नाभिक क्या करता है, खींच लेता है, जिससे उनके परमाणु त्रिज्या में कम रहती है, कम होने लगती है। उसे बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन की परिभाषा आएगी तो आप लिख लेंगे कि लेंथेनाइड के, किसके, लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उनके परमाणु त्रिज्या आकार में क्या होने लगती है, कमी होती है। उसको बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। मतलब होती कैसे होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन क्या होने लगता है, जब एफ वाला कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसका जो आकार होता है क्या होता है, जटिल होता है, उसको समझ में आता नहीं किसी को। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, वो खींचता है, बस धीरे से क्या करते हैं, खींचा जाते हैं। जब देर से खींचा जाएंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हो गया लेंथेनाइड संकुचन। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक्टिनाइड के बारे में पढ़ना है कि जो है एक मिनट इसमें बात ये है कि एक्टिनाइड में थोरियम और Lr तक 14 तत्व हैं। इन तत्वों का संकेत तथा कुछ दिए गए एक्टिनाइड से तत्व हैं। इसमें कुछ नहीं, पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें बहुत बड़ी चीज़ लिखाएंगे बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इलेक्ट्रॉन विन्यास आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना, समझ लीजिएगा कि इसका क्या होता है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब पता है ना। इलेक्ट्रॉन विन्यास ये भी लिखा है। अक्षीय अवस्था आप एक्टिनाइड वाले के 3 है, फिर 4 है, फिर 3 4 5 6 5 5 6 5 6 7 ऐसे 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 बक्सप बक्सट, है ना। ये क्या है ना। देखिए जितना मुझे ये बताना था, है ना, जितना मुझे बताना था अच्छी बातें, हालांकि मैं बुरी बातें बताता ही नहीं हूँ, जो अच्छी बातें बताई थी वो मैंने बता दिया। एक छोटी सी और बात ये है, तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है ना। ये कुछ अनुप्रयोग हैं डी और ए बल्ब के, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इसमें मैंने बताया आपको क्या क्या पढ़ना था मेन तरीके से। आपको इसमें एक बार बताना चाहता हूँ आप लोग को कि इसमें आप लोग क्या पढ़ेगा। जो चीज़ समझ में आएगा हमको कमेंट करिएगा, मैं आपको तुरंत आपको बताने की कोशिश करूँगा। सर ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आता, लेकिन आप लोग जब पूछेंगे तब नहीं बताएंगे भाई, नहीं पूछेंगे तब नहीं बताएंगे, बात खत्म, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये चीज़ आपको फिर से मैं बता देता हूँ, ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। ये है ना, ये सब ये सारी चीज़ें हो रही है। इसमें जो है आपको सबसे बड़ी चीज़ ये आग से कड़ा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और लेंथेनाइड संकुचन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह लेंथेनाइड में संकुचन होता है उसी तरह एक्टिनाइड में संकुचन होता है। कहीं कि अंकुचन लिखा है तो उससे कोई वरण बात नहीं है। तो आई होप समझते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। अगर
अच्छा लगे तो एक वो कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप पूरी वीडियो देखे हैं। ठीक है, तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।